वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ के सेशन में और फ़िशरीज़ के लेक्चर में आज हमारा लेक्चर है 34। तो बाकी हमारे पास 2 से 3 लेक्चर्स रहते हैं फ़िशरीज़ के, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर 34 है असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ के सेशन में। अगर आप भी हमारे सेशन को अभी भी टाइम है, 1-1.5 महीना है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपको नज़र आ रहा है 03136751 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रीवियस पीडीएफ और लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम आज अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो है जी इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग। तो इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग क्या होती है? इंटीग्रेट बेसिकली कहते किस चीज़ को हैं कि मिक्स करने का मतलब क्या है कि फ़िश फार्म के साथ या फ़िश कल्चर के साथ हम कह सकते हैं कि कोई और भी कम्बिनेशन में, मतलब कोई और भी कल्चर या कोई और किसी और कल्चर को भी साथ प्रैक्टिस करना। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि डक है, बतख है और फ़िश है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो एक ही पॉन्ड के अंदर हम डक्स को भी रख सकते हैं और साथ में फ़िशेस को भी रख सकते हैं। तो इसको बेसिकली कहा जाता है इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग। कि ये बेसिकली क्या है कि इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग इज़ अ प्रैक्टिस टू कल्चर फ़िश इन कम्बिनेशन विद एग्रीकल्चर फॉर एंड फॉर लाइव स्टॉक। तो एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक के साथ कम्बिनेशन करके फ़िश को भी कल्चर करवाया जाता है और वहाँ से कुछ हमें बाकी चीज़ें भी, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो हमारा फ़िश के ऊपर ही होता है। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग। कि फ़िश के साथ फ़िश कल्चर जहाँ पे हम करवा रहे हैं उसके साथ किसी और चीज़ को भी कल्चर करवाना, वो एग्रीकल्चर हो सकता है, वो लाइव स्टॉक हो सकता है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग कहलाता है। इट प्रोवाइड्स higher farm income. These are farms where fish farming is the main activity, while another fish farms the subsidiary activity. तो कहते हैं कि यहाँ पे जो मेन होगा वो फ़िश फार्मिंग ही होगी और बाकी जो हैं वो इमदादी होंगी, जो इमदाद कर रहे होंगी ताकि फ़िश जो है वो कल्चर की जा सके। अब यहाँ पे आप अगर देखें इस डायग्राम को तो यहाँ पे उसने आपको दिखाया हुआ है कि इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग बेसिकली किस तरीके से होती है। दरमियान में देखें फ़िश है और इस साइड पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा आपके पास गाय है, पिग है, ठीक है, डक है, हैन है और इसके अलावा प्लांट्स वगैरह हैं, मतलब एल्गी वगैरह हैं। और इसके अलावा इस सब के अंदर आप देखें तो ये सारे क्या कर रहे हैं, फ़िश के लिए खुराक का सोर्स बन रहे हैं। जैसे डक है राइट साइड पे, तो यहाँ पे आप देखें वो अपना मिन्योर जो है वेस्ट प्रोडक्ट पानी में डालती है तो फ़िश के लिए वो फीड है। गाय है, भैंस है, तो ये भी अपना वेस्ट अगर डाल रही है किसी पॉन्ड में तो ये भी फ़िश मील है, तो फ़िश जो है वो उसको अच्छे से इस्तेमाल करती है। तो इसी तरीके से पिग है, हैन है, ठीक है, और एल्गी वगैरह और प्लांट्स वगैरह के जो बीज हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फ़िश के लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग। अच्छा, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, जो हमारे पास फ़िश फार्मिंग है तो ये बेसिकली सबसे पहले तो चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर चाइना ने बाकी भी साउथ ईस्ट एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से चाइना से होते हुए ये मतलब एशिया से होते हुए अफ्रीका और इसके अलावा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी अब ये प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। अब अगर आजकल की बात करें तो यूरोप में भी ये इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो कहते हैं देयर इज़ नो वेस्ट एंड वेस्ट इज़ ओनली मिसप्लेस्ड रिसोर्स विच कैन बिकम अ वैल्यूएबल मटेरियल फॉर अनदर प्रोडक्ट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1977। तो कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1977 में उसने ये कहा कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, सिर्फ ये है कि उसकी जगह तब्दील कर दी जाए। मतलब अगर वो सही जगह पे जहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा कारआमद, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ जो वेस्ट है वो हो सकता है। जैसे अभी मैं बता रहा था
डक का जो वेस्ट मटेरियल है, गाय का जो वेस्ट मटेरियल है, वो फिशेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है ना हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड जो फ़िश फार्मिंग है वो काम करती है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम बात करें तो हमारे पास है जी एडवांटेजेस फ़िश फार्मिंग के। तो क्या-क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो एडवांटेजेस में आप देखें, पहले क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म वेस्ट, कि जितना भी फार्म का वेस्ट होगा तो सारे का सारा यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए निकलती हैं। इसके अलावा जो है ना ये आप एक ही फार्म के अंदर 2-3 जो है ना कल्चर चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सोर्स जो हैं वो उनको हम गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब यहाँ पे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके अलावा ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। तो ये सारे इसके हम कह सकते हैं क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कहता है कि इसमें डिसएडवांटेजेस वैसे तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट दिया गया था कि जो पिग है या जो पोल्ट्री है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म मतलब पोल्ट्री और पिग, इनका जो मैन्योर होता है, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक काज कर सकता है। तो इस वजह से पोल्ट्री तो फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन जो पिग का हम कह सकते हैं, पिग के साथ फ़िश की इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग की जाए तो वो जो है उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हो सकता है। तो इस वजह से अब भी जो है ना पिग को अवॉइड किया जाता है कि पिग और जो हमारे पास फ़िश है इसको इंटीग्रेट आपस में ना करवाया जाए। तो इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग में पिग को थोड़ा-सा अवॉइड किया जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि जो इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग पिग के साथ कैसे, पोल्ट्री के साथ कैसे, ये सारे आगे हमने डिस्कस करने हैं बच्चों। तो यही इसका हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज है कि पिग को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, कि इसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, इन्फ्लुएंजा ख़ास तौर पे पेंडेमिक। अच्छा, उसके बाद है बच्चों हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम के, इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग के। तो हमारे पास दो तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारे पास लाइव स्टॉक्स होते हैं। एग्रीकल्चर में वही बात है, आपके पास ग्रास हैं, मुख्तलिफ तरह के ग्रास हैं, जैसे अल्फ़ाल्फ़ा है, सडन ग्रास है, हाइब्रिड ग्रास है, एलिफेंट ग्रास है, गनी ग्रास है, वाइल्ड ग्रास है, सोयाबीन हो गया, जी मेज़ हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कैबेज हो गई, बम्बो शूट्स हो गए, गंदम हो गई, चावल हो गए, ब्रिंगल्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, तो कुछ प्लांट्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो है ना कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर, इनको हम एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना, अगर फ़िश की बात की जाए तो फ़िश के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा है लाइव स्टॉक या बर्ड्स कंपोनेंट। तो वो मैं अभी आपको जैसे बता रहा था, आपके पास शीप है, आपके पास गोट है, कैटल है, पिग है, डक है, चिक है, गूस है, या कोई कोल वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लाइव स्टॉक या बर्ड्स कंपोनेंट हैं, जो फिश फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। इनकी ख़ास तौर पे इनका जो वेस्ट या आप कह सकते हैं मिन्योर है या वेस्ट प्रोडक्ट है इनके, ठीक है। तो ये आगे हमने डिस्कस करना है इनको बारी बारी बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया जी कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो मुख्तलिफ टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले पैडीकॉम फिश कल्चर है। पैडीकॉम फिश कल्चर के बाद अगर देखें तो डक है, डक फिश कल्चर है, पोल्ट्री फिश कल्चर है, पिग फिश कल्चर है, ठीक है, कैटल फिश कल्चर है। तो ये सारे हमने बारी बारी डिस्कस करने हैं। आज हमने इस लेक्चर में दो को डिस्कस करना है, पैडीकॉम फिश कल्चर और दूसरा हमारे पास जो है ना डक के साथ जो है ना डक फिश कल्चर। तो इनको दो को डिस्कस करना है, बाकी जो तीन है पिग, कैटल और पोल्ट्री, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पैडीकॉम फिश कल्चर की बच्चों बात करें तो इसमें क्या है, पैडीकॉम का मतलब बेसिकली ये है कि कुछ जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, मतलब ज़राअत है, उसमें कुछ ऐसी फसलें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनको जो है ना अगर देखा जाए तो साल, जैसे अगर हम चावल की बात करें, राइस फील्ड है, तो यहाँ पे 3 से 8 महीने एक साल में जो है पानी रहता है राइस के अंदर, मतलब राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो राइस जब ग्रो करवाते हैं तो उसके अंदर पानी तकरीबन हर वक्त मौजूद रहता है। तो वो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि उस पानी को इस्तेमाल किया जाए और वहाँ पे फ़िश जो है ना उसको
कल्चर करवाया जाए। इस तरीके से आपको 2 चीज़ें मिल जाएँगी, एक तो फ़िश जो है ना उसकी प्रोडक्शन भी आपकी हो जाएगी, साथ-साथ आपकी राइस की प्रोडक्शन भी हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पैडीकॉम फ़िश कल्चर। तो यही बात उसने यहाँ पे बयान की हुई है, राइस फील्ड व्हिच आर वाटरलॉग्ड फॉर 3 to 8 months in the year, there is always small population of fish that gain access to such water. This problem has given rise to the practice of deliberate stocking of fishes and harvesting। तो कहते हैं वहाँ पे आप फिश को ग्रो करवा सकते हैं और वहाँ पे फिशेस को हार्वेस्ट करवा सकते हैं। तो इसको कहते हैं, और ये ऑफ सीजन ऑक्यूपेशन है फार्मर्स के लिए, तो इसको हम कहते हैं जी पैडीकॉम फिश कल्चर। उसके बाद बच्चों हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस सादा सी बात है, राइस थे उसमें आपको एडिशनल इनकम मिल जाएगी, फिशेस ग्रो करेंगी तो वो आपके लिए रोज़ी का आप कह सकते हैं सोर्स है, आपकी इनकम का सोर्स है। तो एडिशनल इनकम हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, इसेंशियल डाइट आपको मिल जाएगी, आपके पास फ़िश प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, राइस आपके पास हैं, ठीक है, तो राइस आपको मिल जाएंगे, फ़िश मिल जाएंगे, तो इसेंशियल जो डाइट्स हैं हम ख़ास तौर पे इंसान के लिए, तो वो आपको मिल जाएगी, ये आपके लिए फ़ायदा है। रिकवर वेरी लिटिल एक्स्ट्रा इनपुट, यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है ना इनपुट नहीं देनी पड़ेगी, जो चीज़ आपने कास्ट की हुई है, फसल है, चावल है, जो भी है, तो उसी के अंदर ही आपके दूसरी साथ में कल्चर हो रही है, तो ये हम कह सकते हैं बहुत आपके लिए कारआमद है। तो इसलिए रिकवर वेरी लिटिल एक्स्ट्रा इनपुट, तो ज़्यादा आपको इनपुट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ऑफ सीज़न एम्प्लॉयमेंट है, कि ये ऑफ सीज़न है, ये भी नहीं है कि आप ऑन सीज़न कर सकते हैं, तो ये फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, उसके बाद म्यूचुअली बेनिफिशियल, तो म्यूचुअली बेनिफिशियल में अगर हम बात करें तो ये कहता है कि इससे क्या होगा, फिश कल्टीवेशन प्रमोट बेटर पैडी प्रोडक्शन बाय वे ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑन अनवांटेड वीड्स, मोलस्क, नॉक्सियस इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वा। तो वो कहते हैं कि जब वहाँ पे फिशेस आ जाएंगी तो वो इंसेक्ट्स वगैरह को, बाकी मोलस्क वगैरह को और जो नुकसानदार चीज़ें हैं उनको खाना शुरू कर देंगी। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं फ़ायदा हासिल होकर खुद वहाँ से खुराक हासिल करेंगे, तो दोनों को फ़ायदा मिल रहा होगा, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा होगा फिशेस को, और जो हमारे पास राइस है, ये चावल जो हमने कास्ट किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास फिशेस सूटेबल फॉर पैडीकॉम फिश कल्चर। अच्छा, ये भी नहीं है कि जितनी भी फिशेस हैं सारी की सारी वो पैडीकॉम फिश कल्चर में ग्रो करवाई जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि चावल है जब पानी लगाते हैं तो नीचे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, वहाँ पे साल्ट्स वगैरह की कमी हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है लो ऑक्सीजन होती है, वहाँ पे शैलो वाटर मोस्टली होता है, ठीक है, और इसके अलावा टर्बिडिटी जो है वो भी डिफरेंट होती है। तो इस वजह से फ़िश जो सूटेबल रहती है पैडीकॉम के लिए, ऐसी फ़िश होनी चाहिए जिसमें ये सारी खसूसियात हों, कि वो बेसिकली, या हम कह सकते हैं उनमें सेलेक्टिव खसूसियात होनी चाहिए जो वहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं। ये नहीं कि सारी फ़िशेज़ आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कौन सी फ़िशेज़ हैं जो पैडीकॉम फ़िश कल्चर के लिए बहुत के लिए हम कह सकते हैं सूटेबल हैं, तो ऐसी फ़िशेज़ जो कि क्या कर सकती हैं, शैलो वाटर को शैलो जो वाटर है उसको अडॉप्ट कर सकें, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, जो लो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकें, जो हाई टर्बिडिटी में टॉलरेट कर सकें। तो इसके अलावा जिनका हाई ग्रोथ रेट हो, तो इसके अलावा अगर हम बात करें एस्केप फ्रॉम कल्टिवेटेड एरिया, तो वो कहता है फिश दैट कैन लिव इन कन्फिनेंट आर डोंट टू बी टेंड टू एस्केप फ्रॉम द कल्टिवेटेड एरिया। तो कहता है कि ये सिर्फ कल्टिवेटेड एरिया के अंदर ही रहें। तो ये खसूसियात जिन फिशेज में होंगी, सादा अल्फाज में शैलो वाटर अडाप्ट कर सके, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सके, लो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन हो तो वहाँ पे सर्वाइव कर सके, हाई टर्बिडिटी हो तो उसको टॉलरेट कर सकें, इसके अलावा हाई ग्रोथ रेट हो उस फिश का होना चाहिए। तो ये अगर किसी फ़िश में खसूसियात हैं तो वो पैडीकॉम फ़िश कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है बच्चों। और वो कौन कौन सी आपके पास फ़िशेज़ हैं, मुगल स्पीशीज़ हैं, मेस्टस गोलियोसी आपके पास आ जाती है, हैप्लोक्रोमस मेलेंडी आ जाती हैं जिन्हें मोलस्क ईटिंग फ़िश कहते हैं। इसके अलावा लेट्स कलकारी फर आ जाती हैं, मुगल परसिया आ जाती हैं, पोंटियस स्पीशीज़ आ जाती हैं, चना स्पीशीज़ आ जाते हैं, प्रॉन एंड श्रिम्प्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो ये वो हम कह सकते हैं आपके पास
फिशेज हैं जिनको पैडीकॉम आसानी से कल्चर करवाया जा सकता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ पैडीकॉम फील्ड। तो इसको मैनेज किस तरीके से किया जाए कि बेसिकली इसमें क्या क्या मैनेजमेंट में प्रोसेस होना चाहिए। तो वो कहता है कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, ये पानी जो है ना वो उस फील्ड के अंदर जहाँ पे चावल जैसे है वहाँ पे पानी का फ्लो जो है ना वो कंटिन्यूस होना चाहिए। प्रॉपर इनलेट आउटलेट होने चाहिए, और इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और पानी को मेंटेन करने का प्रॉपर जो है ना सिस्टम होना चाहिए। और इसके अलावा एंट्री और एग्ज़िट जो है वाटर का वो इस तरीके से होना चाहिए कि फ़िशेस जो है ना वहाँ से बाहर ना जा सकें, इस तरीके से उनको कल्टीवेट किया जा सके। ठीक है, तो ये वो कुछ खसूसियात हैं या आप कह सकते हैं कुछ मैनेजमेंट हैं इनके। और इसके अलावा शेल्टर वगैरह जहाँ पे ज़रूरत हो फ़िश को वहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैनेज करके आप पैडीकॉम फ़िश कल्चर आसानी से करवा सकते हैं बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ पैडी फील्ड एक्वाकल्चर या पैडीकॉम फिश कल्चर की जो टाइप्स हैं दो तरह की हैं। एक हमारे पास सिमुल्टेनियस हैं या कंबाइंड जिन्हें कहा जाता है, या जिन्हें सिंक्रोनस फार्मिंग कहते हैं। दूसरी है अल्टरनेट या सिक्वेंशियल या पैडी फिश रोटेटिंग। तो सिमुल्टेनियस जो है इसमें क्या होता है, इन सच फार्मिंग पैडी फिश आर ग्रोन टुगेदर एंड हार्वेस्ट द पैडी एंड फिश एट द एंड ऑफ राइस ग्रोइंग। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना इकट्ठे ग्रो करवाया जाता है पैडी और फिश को, और इसके अलावा जो है ना इनको जब पैडी और जो हमारे सबसे पहले जो है ना वो पैडी वगैरह मतलब राइस वगैरह जैसे हो गए उनको हार्वेस्ट किया जाता है, और उनके सीज़न के एंड में जो फिश है उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि मुसलसल प्रोसेस है कि दोनों को इकट्ठे ही आप कह सकते हैं कि ग्रो भी करवाया जाता है, तो इकट्ठे ही हार्वेस्ट किया जाता है। इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर फ्लडेड पैडी फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट आर यूज टू रेज वन और मोर क्रॉप ऑफ फिश। तो अल्टरनेट सिक्वेंशियल या पैडी का फिश रोटेशन में क्या है, वो कहता है कि अगर आपने हार्वेस्ट कर ली है फील्ड वगैरह को, पैडी फील्ड को, तो उसके बाद जो आपके पास फ़िश है आप वहाँ पे एक और भी फ़िश का सीज़न शुरू कर दो, मतलब एक तो उनके साथ ग्रो करवाए, एक और बाद में भी आप करवा सकते हैं। तो इसको कहते हैं अल्टरनेट या सिक्वेंशियल या पैडी फिश रोटेशन, कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये दो आपके पास प्रोसेस होते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, रिले फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो फिशेज़ हैं जब वो ग्रो हो जाती हैं तो वहाँ से उनको निकाल के फिर प्रॉपर जो है ना चैनल्स या पूल्स वगैरह के अंदर या अलहदा से आपने जो पॉन्ड्स बनाए हैं वहाँ पे उसको डाल दिया जाता है, और वहाँ से जो फिर उसको क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो इसे रिले फार्मिंग कहते हैं कि वहाँ पे पैडी में तो आपने उसको थोड़ा सा जो है ना ग्रो करवा लिया, बाकी उसको निकाल के पॉन्ड्स में, पूल्स में, चैनल्स के अंदर जो है ना वहाँ पे आप उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये रिले फार्मिंग कहलाती है आपके पास। ठीक हो गया बच्चों, तो ये तीन तरह की आप कह सकते हैं आपके पास टाइप्स हैं पैडी फील्ड एक्वाकल्चर की। ठीक है, एक तो सिमुल्टेनियस है या कंबाइन है कि इकट्ठे ही सारा कुछ होगा। अल्टरनेट में ये होगा कि आप पैडी या राइस जो है आपने जैसे ग्रो करा है, राइस को आप पहले हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर फिश भी साथ में हर फिश कल्चर जो है या फिशेस जो हैं उनको भी हार्वेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद उसी पानी के अंदर दोबारा से आप एक और सर्कल जो है ना रोटेट करवाएंगे, एक और जो है ना फिशेस को ग्रो करवाएंगे। तो ये आपके पास अल्टरनेट। और रिले में क्या होता है कि वहाँ पे आपने राइस के साथ उनको ग्रो करवाया, जैसे ही थोड़ा सा बड़ी वहाँ से आपने उनको निकाल के प्रॉपर एक चैनल में या पूल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है जी डक कम फिश फार्मिंग। अब डक कम फिश फार्मिंग क्या है कि इसमें डक और जो फिश हैं उनको साथ ग्रो करवाया जाता है। अब इसमें बेसिकली कहना क्या चाहता है, उसके कहने का मतलब ये है कि जो डक्स हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल खारिज करती हैं पानी में, जो फ़िश के लिए एज ए फूड इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है कि फ़िश भी ग्रो कर जाती है, और जो फिशेज़ हैं उन्हें छोटी छोटी उनको जब फिशेज़ वहाँ पे ग्रो करती हैं और फिशेज़ की तादाद वहाँ पे बढ़ती है तो वहाँ से फिर डक जो है ना फिशेज़ से खुराक हासिल करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से इन दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। इसको कहते हैं डक कम फिश फार्मिंग।
ठीक है। तो अब ये जो फ़िश हमारे पास डक्स हैं, इनके अगर हम वेस्ट मटेरियल की बात करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें तकरीबन 25% ऑर्गेनिक और 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं फ़िश को। ठीक है। और इसके अलावा ये जो डक्स होती हैं पॉन्ड के अंदर, जहाँ पे फ़िश भी है, डक भी है, तो ये डक्स बाकी चीज़ों को भी कुछ जैसे वीड, स्नेल्स या इंसेक्ट्स जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये क्या करती हैं, टेडपोल हो गए, फ्रॉग्स हो गए, उनको भी जो है ना ये खाना शुरू कर देती हैं। इस तरीके से जो कुछ वाटर बार्न डिजीज़ेज़ काज करने वाले हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स हैं, उनको भी ये खाना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से उसका वो जो पॉन्ड है या जो भी पानी है वहाँ पे उसका क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट है वो ठीक हो जाता है। वहाँ पे डिजीज़ेज़ कम होने के डिजीज़ जो है वो कम हो जाती हैं, क्योंकि ये जितनी भी नुकसानदेह चीज़ें होती हैं उनको ये खा जाती हैं और फ़िश के लिए ये फिर फ़ायदेमंद होता है। तो इसको कहते हैं डक कम फ़िश फार्मिंग। अच्छा, डक कल्चर एंड देयर रेजिंग। अब वो कहता है कि हमारे पास क्या है, पॉन्ड्स प्रोवाइड अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर डक। Special strains of duck have been developed. They are suited for food pond raising. Such suitable strain, when used, approximately 50 to 60% of their dropping when falls into the pond is sufficient to fertilize the वाटर। तो कहते हैं कि जो डक कल्चर है इसके अलावा रिलायबल टाइमली सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेन ऑफ फूड, good quality duckling are of the great significance promote successful farming. For supply of ducklings, small scale farmers have to develop on outside source, while large firms have their own breeding, which is convenient and profitable. ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो डक्स कल्चर एंड देयर रेजिंग है, इसमें ये कह रहा है कि डक्स को जो है ना हम बेसिकली किस तरीके से रेस करवा सकते हैं, वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन जो है, उनकी आप कह सकते हैं ग्रोथ जो है वो कैसे इंक्रीज करवाई जा सकती है। तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक है एक्सटेंसिव है और दूसरा इंटेंसिव है। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, एक्सटेंसिव में क्या होता है कि एक आपके पास पॉन्ड है, उस पॉन्ड में आपने 150 से 500 के करीब जो है ना डक्स छोड़ दी हैं। अब वहाँ पे होगा क्या, थोड़ी सी तादाद है, एक एकड़ पर हेक्टर के अंदर, मतलब एक एकड़ के अंदर पर हेक्टर आपने 150 से 500 जो है ना डक्स वहाँ पे अब छोड़ दिए हैं। अब वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्री फूड इज़ प्रोवाइडेड एंड द नंबर ऑफ डक इज। अब वो कहते हैं यहाँ पे खुराक थोड़ी सी प्रोवाइड की जाएगी। क्यों? अब होगा क्या, वो जो 150 से 500 हैं वो क्या करेंगी, अपना वेस्ट मटेरियल खारिज करेंगी। जब वो वेस्ट मटेरियल खारिज करेंगी तो वो क्या होगा, वहाँ से फ़िश जो है ना वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, फ़िशेस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जब फ़िशेस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि ये जो डक्स हैं वो उनको साथ साथ खाना शुरू कर देंगी। तो फ़िश अपनी खुराक भी पूरी कर रही है, मतलब फ़िश भी तादाद अपनी बढ़ा रही हैं, इधर से डक्स जो हैं वो उनको फूड के तौर पर भी हासिल कर रही हैं। तो इस तरीके से इनकी तादाद जो है ना डक्स की ये भी बढ़ती जाएगी, ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होती जाएगी। इसको कहते हैं एक्सटेंसिव राइजिंग और ये मोस्टली यूरोप में किया जा रहा है छोटे स्केल, मतलब एक एकड़ में पर हेक्टर के अंदर 150 से 500 जो है ना डक्स वगैरह को डाला जाता है। जो इंटेंसिव है वो भी सेम इसी तरीके से, लेकिन इंटेंसिव में ये है कि इंटेंस कंडीशन होती है कि 1000 से 2500 पर हेक्टर जो है ना वो डक्स जो है ना एक आप कह सकते हैं पौंड में डाले जाए। ये मोस्टली अफ्रीका के अंदर जो है ना ऐसा प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, इसमें भी डक्स को बैर से भी फूड दी जाती है, लेकिन वो क्योंकि 1000 से 2500 हैं तो वो मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल खारिज करेंगी, जितना ज़्यादा खारिज करेंगी उतनी ज़्यादा फिशेज़ होंगी। तो इसको कहते हैं इंटेंसिव राइजिंग। तो इस तरीके से डक्स की भी तादाद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें डक कीपिंग है। तो दो तरीके हैं डक्स को कीप करने के फ़िश पॉन्ड के अंदर। पहला है जी फ्री छोड़ दें, दूसरा है कन्फाइनमेंट इन इनक्लोजर। Here parts of the ponds area and adjacent land area enclosed with वायर फेंसेस। तो वायर लगा दी जाती हैं कि इस एरिया में हमने, मतलब या तो फ्री छोड़ दें भाई, या फिर क्या की जाती हैं एक महदूद एरिया दे दिया जाता है कि इसमें जो है ना ये डक्स वगैरह रहेंगी। तो उसके बाद है हमारे पास रेजिंग ऑफ फिश। तो वहाँ पे हमने डक्स को रेज करने की बात की, यहाँ पे फ़िश है।
तो ये भी सेम उसी तरीके से, फॉर डक फिश फार्मिंग द मोस्ट सूटेबल पॉन्ड इज द बैराज टाइप ऑफ पॉन्ड। कॉमनली द फिश कल्चर आर स्पीशीज कल्चर आर हर्बीवोर्स। तो मोस्टली फिशेस जो की जाती हैं हार्वेस्ट इसके साथ डक के साथ, वो हर्बीवोर्स या ओमनीवोर्स होती हैं, जैसा कि कॉमन कार्प्स हो गई, चाइनीज़ कार्प्स हो गई। तो ये हमारे पास जो है ना रेजिंग ऑफ फिश है, मतलब फ़िश को भी वैसे रेज करवाया जाएगा जैसे डक्स को, डक्स बढ़ रही हैं तो फिशेस भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी। उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में बात करें तो सीधी सी बात है, एडिशनल कास्ट आपको फ़िश कल्चर के लिए जो है ना एडिशनल जो कास्ट है वो कम हो जाएगी। आपकी जो है ना डक जो है वो उसको खुराक प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो डक्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करती हैं पॉन्ड में, तो पानी जो है वो आप कह सकते हैं अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो फीड की कास्ट है वो आपकी कम हो जाती है। इसके अलावा जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको डक्स खा जाती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है। उसके बाद है जी डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस ये है कि जो जो डक्स हैं ये फिंगरलिंग्स को भी खाना शुरू कर देती हैं। तो जब भी हम कह सकते हैं कहते हैं कि जब पानी में उस फिश को छोड़ा जाता है तो ऐसी फिंगरलिंग्स को छोड़ा जाए तो 10 सेंटीमीटर से जिनका साइज़ ज़्यादा हो, 10 से कम होगा तो उनको ये डक्स जो है ना वो खा जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा डक्स डैमेज द अर्थन डाइक्स, तो अर्थन डाइक्स को भी ये क्या करना शुरू कर देती हैं, डैमेज। उसके बाद बच्चों हमारे पास है फिश कम पोल्ट्री हो जाता है। पोल्ट्री के बाद हम कैटल, फिश कम कैटल हो जाएगा और फिश कम पिग हो जाएगा। तो ये तीनों जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई गड़बड़ नज़र आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।